Hello student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. How are you? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसी का दौर चल रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आइए देखते हैं इसकी क्या कहानी है। प्यारे, अगर मैं बात करूं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, हेडिंग डाला है हमने, तो जिस प्रकार से पहले व्यक्तियों की पहचान के लिए, जिस प्रकार से पहले के समय में व्यक्तियों के पहचान के लिए परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल मेथड से हम उंगलियों के सिंबल लेते थे, ठीक उसी प्रकार से उस उंगलियों के सिंबल का प्रयोग आजकल का ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ने स्थान ले लिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बीइंग के डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सैंपलिंग को लिया जाता है। अलग अलग मनुष्यों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मतलब अलग अलग मनुष्यों की हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड की सैंपलिंग ले करके उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करने में जो उसमें रिलेशन क्रिएट होता है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इस चीज़ को लाए सबसे पहले 1985 में एलेक्स जेफरी। नीट में सवाल पूछता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किए थे, तो नाम देंगे एलेक्स जेफरी। नाम लिख देते हैं हम, एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी एटाल यानी उनके सहयोगी 1985 में। एलेक्स जेफरी एंड एटाल ने 1985 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को लॉन्च किया। इसमें होता क्या है बेटा, अभी हम चर्चा करेंगे। इतना जानिए कि इसका प्रयोग जो क्राइम होता है, जो हत्याएं होती हैं, जो रेप केसेज होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने में कि सही व्यक्ति कौन है और किसने क्राइम किया है, इसका आइडेंटिफिकेशन इस डीएनए फिंगर टेक्निक से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हत्या और बलात्कार जैसे केसों में किया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है, अलग अलग मनुष्यों के, अलग अलग ह्यूमन बीइंग के डीएनए न्यूक्लियोटाइड की सैंपलिंग ले करके उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उसकी सिचुएशन का हम पता लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। एलेक्स जेफरी ने इसकी डिस्कवरी की थी उनके सहयोगियों ने मिल करके। इसकी स्टडी के लिए, स्टडी के अध्ययन के लिए हम लोग स्टडी की आसानी के लिए, इजी के लिए हम इसको 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 5 स्टेप में इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहली स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। पहली स्थिति क्या है, पहली स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। तो अब हम डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे, डीएनए को छांटेंगे कैसे। सबसे पहले आप जानिए कि जिस व्यक्ति का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निकालना होता है, उस आदमी का ब्लड में पाई जाने वाली डीएनए। दूसरी चीज, हेयर की रूट, बालों की जड़ और चमड़ी। 3 चीज हो गया। ब्लड से सैंपलिंग ली जाती है डीएनए की, या तो बालों की जड़ से, या तो उसके चमड़ी से डीएनए की सैंपलिंग ली जाती, या उस व्यक्ति के सीमेन से, या कोई महिला है तो उसके वेजाइनल फ्लूइड से, या कोई बोन है, कोई हड्डी है डिकम्पोज हो रही है। अक्सर आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते होंगे कि जो डिकम्पोज, जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको जला देते हैं या दफना देते हैं, तो जो पुलिस को पता चलता है तो उसकी डिकम्पोजिंग जो बोन है उसको निकाल करके डीएनए फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक लैब में भिजवाती है।
और कहती है पुलिस जाकर फोरेंसिक लैब में उसको भिजवाइए और तब पता चलेगा कौन व्यक्ति है ये। तो डिकम्पोज जो बोन होती है उससे सैंपलिंग ली जाती है डीएनए की। ठीक, अब इसके लिए करते क्या है, इसके लिए ये करते हैं बेटा, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, एक चीज होती है पॉलिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछता है पॉलिंड्रोम। पॉलिंड्रोम के बारे में कहानी हमने बताई थी पिछले वीडियो में। क्या है पॉलिंड्रोम? डीएनए का कोई भी सेगमेंट ले लें, डीएनए का कोई भी सेगमेंट ले लें, प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का कोई भी सेगमेंट ले लें, तो 4-6 नाइट्रोजनस बेस का एक ऐसा ग्रुप होता है जो विरुद्ध दिशाओं में समान होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। डीएनए के स्ट्रैंड में पाए जाने वाला कुछ 4-6 नाइट्रोजनस बेस का ऐसा ग्रुप होता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में समान होता है, और उस व्यक्ति का वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है और वो दूसरे व्यक्ति से टैली नहीं करता, चाहे भले ही उसका सगा भाई हो या सगा बहन हो, सगी बहन हो, सगा बाप हो, सगी माँ हो, वो टैली नहीं करता है। हर व्यक्ति का वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोम। ठीक है, मतलब ये कि डीएनए के एक एंड पर पाए जाने वाले 4-6 नाइट्रोजनस बेस का एक ऐसा ग्रुप जो विरोधी दिशाओं में समान होता है उसको हम पॉलिंड्रोम कहते हैं। इसको पहले हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं समझा दूं फिगर के द्वारा। सपोज करते हैं बेटा कि ये डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए की हेडिंग डाली है हमने। यहां पे हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए की कोई स्ट्रैंड है। ये 5-3 रेशियो में इधर है, 5 स्ट्रैंड, ये 3 स्ट्रैंड, तो ये 3 स्ट्रैंड होगी और ये 5 स्ट्रैंड होगी। अब मान लेते हैं यहां पे कोई नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है GAATTC। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट 3 नंबर पर क्या होगा, ये G जुड़ेगी किससे, C से, ट्रिपल बॉन्ड, A जुड़ेगी किससे, T से, A जुड़ेगी किससे, T से, T जुड़ेगी किससे, A से, T जुड़ेगी किससे, A से, ये C जुड़ेगी G से। अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे पुराना जान पहचान है। अब देखिए, यही नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप GAATTC इस 5 एंड पे जो है उसका विरोधी एंड क्या होगा, यही 3 नंबर पे तो होगा। तो ये कह रहा है पॉलिंड्रोम में कि यही नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप उसके एंटी डायरेक्शन में कॉमन होगा। मतलब ये कि यहां भी GAATTC। अब इसका हम बना देते हैं क्या, इसका हम बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन। देखिए फिर वही चीज आ जाएगा, CTTAAG। देखिए G जुड़ेगा C से, ट्रिपल बॉन्ड, A जुड़ेगा T से, डबल बॉन्ड, ये जुड़ेगा T से, डबल बॉन्ड, T जुड़ेगा ऐसे, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप देखिए GAATTC एक एंड पे जो है वही नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप जो है 3 नंबर एंड पर होगा, 3 नंबर एंड पर पाया जाता है। अब इस प्रोसेस, इस क्वालिटी को, इस कैरेक्टर को क्या नाम देते हैं, पॉलिंड्रोम। क्या नाम देते हैं, पॉलिंड्रोम। ठीक है, यहां भी अगर मेरे पास जगह नहीं है आप यहां भी मेंशन कर सकते हो कि GAATTC, तो यहां भी उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो समझने के लिए ये चीज काफी है कि पॉलिंड्रोम इसी को कहते हैं। इसी को हम सेपरेट करते हैं। डीएनए की जो थ्रेड है, सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या लाते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए। और सेपरेशन ऑफ डीएनए मैंने डीएनए को छांटते कैसे हैं, उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉलिंड्रोम। क्या देखते हैं, पॉलिंड्रोम। और पॉलिंड्रोम की डिफिनेशन अपने हमने बताई कि किसी भी डीएनए थ्रेड पे, किसी भी डीएनए स्ट्रैंड पे, किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होता है, किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होता है बेटा, जो नाइट्रोजिनस बेस का समूह होता 4-6, वो ही नाइट्रोजिनस बेस का जो समूह दूसरे एंड पर विरोधी दिशा में क्या होता है, समान होता है। और
वह नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस पर्टिकुलर मैन के लिए, उस पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो किसी से रिजेंबल नहीं करता, भले ही उसकी सिविलिंग कंडीशन हो, भले ही उसका सगा रिश्ता हो, लेकिन वो हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। तो इसी की पहचान करते हैं सेपरेशन ऑफ डिस्क में, सेपरेशन ऑफ डीएनए में, डीएनए के छांटने में। और इसी पैलिंड्रोम में कुछ और छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस के, जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। जंक डीएनए का फंक्शन अभी अननोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी चीज है, जब हम सेपरेशन ऑफ डीएनए देख लिए, यानी डीएनए को छांट लिए, तो अब बात आती है क्या? क्लीविंग ऑफ डीएनए। क्लीविंग ऑफ डीएनए, क्लीविंग ऑफ डीएनए, इसमें क्या करते हैं यार? इसमें डीएनए को कट करते हैं, तोड़ते हैं। कहां से? जहां से पैलिंड्रोम होता है। ये पैलिंड्रोम देख रहे हैं ना, ये पैलिंड्रोम वाली कहानी GAATTC 5 एंड पे, वही नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप 3 एंड पे होता है, पैलिंड्रोम कहलाता है। तो यहीं से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अब कट जैसे जैसे मैंने अपने हाथ को चला रहा हूं कैंची की तरीके से, इंसान अपने हाथ से नहीं काटता है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से डीएनए की कटिंग की जाती है, उसको तोड़ा जाता है। ठीक, अब जब डीएनए को कट कर दिया जाता है, डीएनए को कट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो छोटे बड़े खंड आए। जब डीएनए को कट कर दिया गया, कहां से? पैलिंड्रोम वाले सेगमेंट से, इंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिए? काट दिए। तो हुआ क्या? छोटे बड़े खंड आएंगे, नहीं आएंगे डीएनए के? अगर इसको हम काट देते हैं पैलिंड्रोम के बगल से, तो छोटे बड़े खंड आएंगे, और छोटे बड़े खंड आएंगे तो वहीं पर कहीं कहीं पर होता क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड रिपीट करती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या करती है? उसकी रिपीटिशन होती है। और जहां पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिशन होती है, उस स्थान को, उस सेगमेंट को कह देते हैं VNTRS। क्या बोलते हैं? VNTRS मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। पूरा नाम लिख देते हैं हम। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ये चीज, ये क्या है यार? फिर से सुन लीजिए। जब हम पैलिंड्रोम की पहचान कर लिए, पैलिंड्रोम की पहचान करने के बाद अगले स्टेप में जो क्लीविंग ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ना है, तो तोड़ना कैसे? तोड़ना हाथों से तोड़ना ना बाबा, हाथों से ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं जिससे वो पैलिंड्रोम की बगल से तोड़ देते हैं। तो होते क्या? छोटे बड़े खंड अलग अलग हो जाते। छोटे बड़े खंड, कुछ छोटा होगा कुछ बड़ा होगा, उसी में से कहीं कहीं पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड रिपीट करती है, बार बार रिपीट होती है। तो उस रिपीटिंग पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? VNTRS। क्या बोलते हैं बेटा? VNTRS पूरा नाम हमने दिया है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। तो क्लीविंग ऑफ डीएनए, क्लीविंग ऑफ डीएनए के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा यहां पैलिंड्रोम वाले खंड से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, जिससे छोटे बड़े खंड उसमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक, कुछ छोटे खंड कुछ बड़े खंड डीएनए के, और कहीं कहीं पे वो न्यूक्लियोटाइड उसकी रिपीटिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? VNTRS, जिसको हम पूरा नाम देते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब इसके बाद आती है क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरी हेडिंग होगी उसकी अध्ययन करने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? उस डीएनए न्यूक्लियोटाइड को, जो छोटे बड़े खंडों में टूटा हुआ है,
अब उसको एगरोज जेल पर रखते हैं। एगरोज जेल क्या है यार? एगार एगार का नाम सुना है? एगार एगार का नाम सुने हैं, जो एलगी से बनाई जाती है। ग्लैडियम, ग्रेसलेरिया और ग्लूकेप्सा, तमाम सारी एलगी से बनाई जाती है। एगार एगार जेल जो कल्चर मीडिया डेवलप कराने के लिए किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की टॉपिक आएगी तो वहां पे हम बता देंगे वीडियो में, ठीक है ना। ये एगार एगार एक मटेरियल होता है जो एलगी से निकाली जाती है। ग्रेसलेरिया, ग्लूकेप्सा है ना, ग्लैडियम, उससे क्या निकाली जाती है? एगार एगार। ठीक, तो एगरोज जेल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एगरोज जेल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम क्या करते हैं? एगार एगार का प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान रखें, ये जो जेल है ना, ये जिलेटिन की एक पतली फिल्म होती है। क्या होती है? जिलेटिन की एक पतली फिल्म होती है। मिटाएं इसको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं? एगरोज जेल का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये एगरोज जो जेल है ना, ये जिलेटिन की थिन प्लेट होती है। जिलेटिन की थिन प्लेट होती है। अब इस पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड को हम लाते हैं। इस जिलेटिन की प्लेट पर, जो पतली प्लेट है एगरोज जेल की, इस पर हम क्या लाते हैं? उस छोटे बड़े खंड को, जैसे डीएनटेरस है, जिसमें डीएनटेरस छोटे बड़े खंड थे डीएनए के, उसको हम कहां लाते हैं? इस जिलेटिन की पतली प्लेट पर, जिसको हम एगरोज जेल कहते हैं। तो होता क्या है? एक सीक्वेंस से, एक क्रम से छोटे खंड एक तरफ और बड़े खंड एक तरफ। किसके? डीएनए के। डीएनए के छोटे खंड और बड़े खंड एक सीक्वेंस से, एक क्रम में आ जाते हैं। और ध्यान रहे, इस जेल यानी ये जो जिलेटिन की पतली पट्टी है, इस पर जो डीएनए के छोटे खंड होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब चौथी हेडिंग में हम दो लोग देखेंगे। चौथे स्टेप में बाइंडिंग ऑफ प्रोब, बाइंडिंग ऑफ प्रोब विद VNTRS। प्रोब क्या है यार? ये कहां मुसीबत आ गई? प्रोब क्या है? डीएनए का प्रोब क्या है? पूछता है नीट में कि डीएनए का प्रोब क्या है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है, देखते हैं क्या है ये। चौथी हेडिंग हम यहां डाल देते हैं। बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोब विद VNTRS, VNTRS। अब देखिए, यहां तक तो क्लियर होगी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या है? एगरोज जेल का प्रयोग करते हैं। ये जेल जो है जिलेटिन की एक पतली प्लेट होती है, जिसपे हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं। यहां फिगर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हम कर देते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि छोटे खंड एक तरफ और बड़े खंड एक तरफ हो जाते हैं। और ध्यान रखिए, जो छोटा खंड होता है डीएनए का, वो बहुत तेजी से उस पतली जिलेटिन के प्लेट पर मूव करता है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? डीएनए के सेगमेंट की बात मैं कर रहा हूं। टॉपिक है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इतनी चीजें अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आगे चलिए, चौथी पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोब विद VNTRS। इसमें क्या करते हैं यार? अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड को, जो छोटे छोटे खंड हैं, उनको हम लेते हैं फिल्टर पेपर पर। किस पे लेते हैं? फिल्टर पेपर पर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? फिर ये प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? हम लोग बायोलॉजी से हैं, जुड़े हुए हैं बेटा, तो इस चीज को समझें। दुनिया कहती है फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक लैब में जांच होती है, तो ये रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट आया, इसने हत्या किया, इसने बलात्कार किया। लेकिन हम लोग बायोलॉजी से जुड़े हैं तो हम लोग समझेंगे क्या चीज होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, तो अब
बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोब विद बीएनटीआरएस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको करना क्या है कि उस डीएनए न्यूक्लियोटाइड के छोटे टुकड़े को, बड़े टुकड़ों को हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर पर ले लेते हैं। और फिल्टर पेपर पर जब ले लेते हैं तो ध्यान रहे कुछ केमिकल्स के थ्रू इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। किसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं? डीएनए के डबल हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो आप अच्छी तरीके से प्यारे आप समझते होंगे, बहुत हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की कहानी पढ़ी है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, दुनिया भर के तरह एंजाइम, टोपोआइसोमरेज, फर्स्ट टोपोआइसोमरेज, सेकंड, दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने देखी है पिछले वीडियोस में। तो वो रासायनिक पदार्थ के द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। किसके हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने की बात कर रहा है ये? डीएनए के डबल हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ये टूट गया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएसडीएनए। dsDNA इज कन्वर्टेड इनटू ssDNA। मतलब वो जो डबल स्टैंडर्ड वाली डीएनए थी वो चेंज हो गई किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, यानी ssDNA में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी ब्रेक हो गई है। उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम कहते हैं डीएनए प्रोब। क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। पूछता है नीट में व्हाट इज द डीएनए प्रोब। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल मटेरियल के द्वारा जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है डबल स्टैंडर्ड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगी हुई है, तो जब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बचती है एसएसडीएनए, दैट इज द डीएनए प्रोब। ठीक है, तो अब ये डीएनए प्रोब जो है प्यारे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक लाइन लिख दीजिए कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है। क्या होती है? सिंगल, मिटा दें यार, बड़ा पैलिंड्रोम को बता दिया हमने, ध्यान रखिएगा। पूछता खूब है यार, हर जगह पूछता है पैलिंड्रोम, हर जगह पूछता है, बार बार कहता हूं, हर जगह पूछता है कि डीएनए के डीएनए के स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप, 4-6 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप जो एक एंड पे होता है, वही नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप विरोधी डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। इसी की पहचान सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने सीखा। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? डीएनए प्रोब की बात मैं कर रहा हूं। तो इसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी जो केमिकल मटेरियल के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के थ्रू जो डबल स्टैंडर्ड चेंज हुई है सिंगल स्टैंडर्ड में, अब वो बंधेगी किससे? वीएनटीआरएस से। किससे बंधेगी? वीएनटीआरएस से। किससे बंधेगी बेटा? वीएनटीआरएस से ये बंधेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीएनए प्रोब इसका संबंध किससे होने जा रहा है? VNTRS, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। एस स्मॉल है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट मतलब ये कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कहीं कहीं रिपीटिशन होती है, जिसको हम VNTRS कहते हैं। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए SSDNA जो है ये इससे बंधेगी। कहां की बात कर रहा है ये? जब उसको हम फिल्टर पेपर पर ले लिए हैं, और ध्यान रहे कि जितनी VNTRS होगी, जितनी नंबर ऑफ VNTRS ज्वाइंटेड विद डीएनए प्रोब ये कह रहा है, ये लाइन ये बता रहा है जो हमने लिखा, नंबर ऑफ VNTRS ज्वाइंटेड विद द डीएनए प्रोब, कि जितने उसमें VNTRS होंगे उतने ही प्रोब उससे आकर के जुड़ेंगे। मतलब ये कि
डीएनए प्रोब तो कई हो सकते हैं, बहुत सारे डीएनए प्रोब हो सकते हैं, बहुत सारे सिंगल यूनिट डीएनए हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी टूट गई है। लेकिन वीएनटीआरएस जो है, हर डीएनए जो है वीएनटीआरएस नहीं होती है। वीएनटीआरएस मतलब क्या, उसकी जो रिपीटिशन पोर्शन है, तो डीएनए में हर जगह रिपीटिशन तो होगा नहीं, डीएनए में हर जगह रिपीटिशन तो होगा नहीं, यानी डीएनए में हर जगह वीएनटीआरएस तो पाई नहीं जाएगी, कुछ खास जगहों पर ही वीएनटीआरएस पाई जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि वो रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट होती है यार डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो जितने वीएनटीआरएस होंगे उतने ही प्रोब आकर के जुड़ेंगे। ठीक है, हर प्रोब वीएनटीआरएस से नहीं जुड़ सकता है, हर प्रोब, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोब आर मोर, अधिक होता है। लेकिन वीएनटीआरएस जो है वो हर जगह नहीं पाई जाती है डीएनए में, तो जाहिर सी बात है कि प्रोब ज्यादा होंगे, वीएनटीआरएस कम होगा। ठीक है, तो जितने वीएनटीआरएस होंगे उतने ही, मान लीजिए कितने 3 वीएनटीआरएस हैं किसी डीएनए सेगमेंट में, 3 या 4 वीएनटीआरएस है, तो 4 वीएनटीआरएस है तो 4 प्रोब आकर के जुड़ेंगे, 3 वीएनटीआरएस है तो 3 प्रोब आकर के जुड़ेंगे, डीएनए प्रोब। उसके पीछे लॉजिक ये है बेटा कि वीएनटीआरएस हर जगह नहीं पाए जाते हैं, बट डीएनए प्रोब कई सिंगल स्टैंडर्ड कई संख्या में होते हैं, तो डीएनए प्रोब जो है वो बच जाते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। चौथी बात, अब हम लेते हैं क्या, पांचवी पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फिंगर प्रिंटिंग। अब देखिए, फिंगर प्रिंटिंग, ये पांचवी एंड लास्ट स्टेप है फिंगर प्रिंटिंग के लिए। ध्यान से सुनिए। अब जब हम इसको फिल्टर पेपर पर ले लिए और वीएनटीआरएस के साथ डीएनए प्रोब को जोड़ दिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सरे फिल्म पर लेंगे। किसको? इसी डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जो जिसमें प्रोब जुड़ा है वीएनटीआरएस से, जिसमें प्रोब जुड़ा है वीएनटीआरएस को, अब हम किस पे लेते हैं, अब हम किस पे लेते हैं प्यारे, एक्सरे फिल्म पर। एक्सरे फिल्म पर, फिजिक्स में एक्सरे पढ़े होंगे, जिसकी डिस्कवरी प्रोफेसर रंजन ने किया था। फिजिक्स में एक्सरे पढ़े होंगे, कूलिज नलिका वगैरह, जिसकी डिस्कवरी प्रोफेसर रंजन ने किया था, जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक, तो उसी एक्सरे फिल्म पर अब हम ये जो बंधा हुआ है, ये जो बंधा हुआ पोर्शन है, ये इस पे ले लेते हैं। यानी जो डीएनए प्रोब वीएनटीआरएस से बंधा हुआ न्यूक्लियोटाइड के रूप में, इसको हम कहां लेते हैं, एक्सरे फिल्म पर। अब एक्सरे फिल्म पर जब ले लेते हैं तो रेडियो एक्टिव डीएनए के रेडिएशन के द्वारा, रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए के रेडिएशन के द्वारा, जब हम डीएनए प्रोब जो वीएनटीआरएस से जुड़ चुकी है उसको हम एक्सरे फिल्म पर ले लेते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीएनए के रेडिएशन के द्वारा होता क्या है यार, उस फिल्म पर, उस एक्सरे के फिल्म पर काली और सफेद रंग की पट्टियां ही आती हैं, काली और सफेद रंग की पट्टियां ही आती हैं, जिसको हम फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। समझे आप? यानी वीएनटीआरएस के साथ जुड़ा हुआ डीएनए प्रोब जब हम एक्सरे फिल्म पर लेते हैं तो रेडियो एक्टिव डीएनए के रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा उस फिल्म पर, उस एक्सरे के फिल्म पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। ये पूरी कहानी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक चीज, और ये जो काली और सफेद रंग की पट्टियां आई हैं एक्सरे फिल्म पर, वो जिस व्यक्ति की डीएनए की टेस्टिंग की गई है वो उसका अपना खुद का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो किसी से टैली नहीं करता है, क्योंकि पॉलिंड्रोम में कहानी हम बता चुके हैं।
ठीक है ना, वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, भले ही वो सगा रिश्ता उसके घर में हो, लेकिन वो रिजेंबल नहीं करेगा, उसमें वो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, वो उसका खुद का कैरेक्टर होता है जो किसी से टैली, अदर प्राणी से टैली नहीं कर सकता है। ठीक, अब सवाल ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है 3 स्टेप में कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई है ना। कटिंग डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट, फर्स्ट कटिंग डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के डीएनए को कट करके लिया गया है, फिर रेडियो एक्टिव प्रोब के द्वारा उसको जोड़ा गया है वीएन टेरेस के द्वारा, फिर उसको फिल्टर पेपर पर लिया गया, और फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है डीएनए सीक्वेंस शोइंग ये बाइंडिंग पैटर्न अथवा फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट आई काली और सफेद रंग की पट्टियां। ठीक, अब सवाल यह है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मान लेते हैं किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी आदमी की हत्या कर दी, 2 व्यक्ति, एक ने हत्या कर दी दूसरे की, हत्या करके भाग गया यार। अब हम कैसे पहचान करेंगे? पसीना बहुत होता है। तो करते क्या हैं, जिस आदमी की हत्या हुई है उसकी फिंगरप्रिंटिंग निकलवाते हैं। ठीक, और जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे खून गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उस स्थान से हम स्पेसिमेन ले लिए, खून की सैंपलिंग ले लिए जहां पे वो क्राइम हुआ है, जहां पे क्राइम हुआ है उस स्थान पर गिरे ब्लड की सैंपलिंग लिए, और जो आदमी मरा है जिसकी हत्या हुई है उसकी सैंपलिंग ले लिए, फोरेंसिक लैब में भेज दिए। ठीक, अब वो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग जांच हो रही है। ठीक, हमको शक है कि आप तीनों लोगों में से किसी ने हत्या किया है उस आदमी की, पुलिस को शक है या बगलगीर को शक है, फला आदमी ने कंप्लेन कर दिया कि शायद सर इन तीनों लोगों ने हत्या की है, उन तीनों लोगों में से किसी ने हत्या की है। तो आप सस्पेक्ट हुए कि नहीं हुए? 3 आदमी या 4 आदमी जितने का भी वो उंगली उठा दिया, सस्पेक्शन के लिस्ट में आया कि नहीं आया? तो एक तो विक्टिम जो आदमी मारा जिसकी हत्या हुई है, और दूसरा वो जहां पे मर्डर हुआ है या जो भी केस हुआ है वहां से वो निकाला गया वो ब्लड की सैंपलिंग जो रास्ते में गिरा था, सड़क पे गिरा था जिस जगह पे, वो स्पेसिमेन जिसको हम बोलते हैं। और 3 आदमी सस्पेक्ट के लिस्ट में हैं, संदिग्ध हैं, इन तीनों की भी फिंगरप्रिंटिंग निकाली गई, समझे आप? और उसका एक लेखा जोखा हमने यहां पे दिया हुआ है। 5 आदमी हुए ना, 3 तो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट फर्स्ट, सस्पेक्ट सेकेंड, सस्पेक्ट थर्ड, और ये विक्टिम है जो अभी मरा हुआ है, और ये स्पेसिमेन है, मतलब जहां से वो हत्या हुई है, जहां से वो क्राइम हुआ है उस स्थान से सैंपलिंग ली गई है। अब आप देखिए कौन से 2 फिंगरप्रिंटिंग में जो काली या सफेद रंग की पट्टी है ज्यादा टैली कर रही है, ज्यादा टैली कर रही है। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां पे पट्टी जो दिख रही है कॉमन पट्टी यहां दिख रही है, ये पट्टी यहां जो दिख रही है यहां पे भी कॉमन दिख रही है, 2 लाइनिंग यहां दिख रही है, 2 लाइनिंग यहां दिख रही है, 3 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 लाइनिंग यहां दिख रही है, 2 लाइनिंग यहां दिख रही है, 2 लाइनिंग यहां दिख रही है, और फिर एक पूरी जो पट्टी यहां दिख रही है, पूरी पट्टी एक यहां दिख रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं बी नंबर और सी नंबर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो ऑब्जर्व हुई है क्या काली और सफेद रंग की पट्टी वो ज्यादा रिजेंबल करती हैं, यानी यहां पे जो खून गिरा हुआ था, ब्लड गिरा हुआ था, उसकी सैंपलिंग की जब डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट आई और ये पहला जो सस्पेक्ट व्यक्ति है सी नंबर वाला उससे ज्यादा टैली किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है ये प्रथम सस्पेक्ट या पहला सस्पेक्ट ही इस आदमी की हत्या किया हुआ है। और यहां पे डी नंबर और ई नंबर वाले को देखते हुए जो सेकंड सस्पेक्ट है, थर्ड सस्पेक्ट है, इसमें जो डीएनए की रिपोर्टिंग आई है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप आई है बेटा, वो इससे टैली नहीं करती है। तो ये दोनों बरी हो जाते हैं, ये दोनों बरी हो जाते हैं। तो सेकंड सस्पेक्ट नंबर सेकंड, सस्पेक्ट नंबर थर्ड, ये दोनों निर्दोष साबित हो जाते हैं। ठीक है।
और सस्पेक्ट नंबर फर्स्ट जो है उसमें उसके डीएनए टेस्टिंग में जो ब्लैक एंड व्हाइट रंग की स्ट्रिप आई है वो स्पेसिमेन में पाए जाने वाले ब्लैक और व्हाइट रंग की स्ट्रिप से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ज्यादा समानता प्रदर्शित करती हैं वो सफेद और काली रंग की पट्टियां जो डीएनए टेस्टिंग की गई, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग निकाली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हत्या या बलात्कार के केसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका सारा श्रेय जाता है एलेक्स जेफरी को। एलेक्स जेफरी, इस टेक्निक की इजाद किसने की थी, इसकी इजाद या डिस्कवरी किसने की थी बेटा? एलेक्स जेफरी ने 1985 में डिस्कवरी की थी, जो वर्तमान समय में ज्यादा चल रहा है। ठीक है ना, और अच्छा है कि ये टेक्निक आई, हमारी बायोलॉजी सफलता के सीढ़ी चढ़ रही है, जिससे सोशल जस्टिस हो रहा है। ठीक है ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी कहानी ये थी। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।